नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश चुनाव की चर्चा होगी, उस पर बहस होगी, और वो इसलिए क्योंकि आज अखिलेश यादव ने किसानों का मुद्दा उठा दिया। दरअसल राकेश टिकैत एक बार फिर से धरने पर बैठने जा रहे हैं। इस बार वो रुख करेंगे लखीमपुर खीरी का। मुद्दा किसानों से जुड़ा। अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथों में अन्न लेकर अन्न संकल्प कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता से वादा कर दिया, अगर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में आती है चुनाव के बाद, एमएसपी भी देंगे, मुफ्त बिजली भी देंगे, गन्ना किसानों का भुगतान भी जल्दी से जल्दी कर देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुद्दा उठा दिया अपराधियों को टिकट देने का। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अखिलेश यादव यूपी को आग में झोंक रहे हैं। जरा पहले सुनिए अखिलेश यादव का अन्न संकल्प। और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। तो ये तो अखिलेश यादव का अन्न संकल्प हुआ। जैसा मैंने पहले बताया, राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी धरने पर बैठने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच उनके भाई और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता नरेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हो गया। नरेश टिकैत गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की अपील लोगों से करते हुए सुनाई दिए, जिसके बाद से ये आरोप लगने लगे कि अब सीधे सीधे भारतीय किसान यूनियन ने, राकेश टिकैत ने अखिलेश यादव को समर्थन दे दिया है। लेकिन आज नरेश टिकैत ने यू टर्न ले लिया। पहले जरा वो सुनिए। उसता लोगों को आपको जिताना बहुत ज्यादा उठतुत है। इस गठबंधन का बगल जो कोई भी जाओ उसे कुसा मंदरामंत जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह और तो कुछ नहीं, और तो हाँ, और तरीका तो कुछ नहीं होता। सब अच्छा व्यवहार सारे को काम आवे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाओ। ये गठबंधन वाले आए और वहाँ किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे, वहां से कह दिया हमने भी भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो है बातचीत। पर एक जो किसान संयुक्त मोर्चे की वो है, हम थोड़ा सा उससे उसका जो बंधन है उससे हम थोड़ा सा बोल पड़े फालतू, ऐसे हमें करवा नहीं होता। हम संयुक्त मोर्चे से बगल नहीं है। वोट मांगने की बात यहाँ से कोई ना करे, सब तो बड़ी यही बात है। वोट मांगने के लिए ना आवे, आशीर्वाद के लिए आवे। जो कोई आवे यहाँ से अपना। तो क्या एक बार फिर से किसानों का मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में गर्म होने जा रहा है? अगर यह मुद्दा उठता भी है, अखिलेश ने तो इसे मुद्दा बना ही दिया आज, क्या इस पर वोट बढ़ सकता है? इस पर भी बहस करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। योगी ने कहा अखिलेश यूपी को आग में झोंकने जा रहे हैं और इसीलिए अपराधियों को चुन चुनकर टिकट दे रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बयान में, इस पर भी बहस होगी। लेकिन पहले आज का सवाल राष्ट्र की बात में आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। बड़ा सीधा सवाल है, फिर धरने पर टिकैत, अखिलेश को मिल गया मुद्दा। और दूसरा, योगी क्यों कह रहे हैं यूपी को आग में झोंक रहे हैं अखिलेश? जल्दी से मेहमानों से परिचय करा दूं। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा आ गए हैं, समाजवादी पार्टी से सुनील साजन आज मेरे साथ राष्ट्र की बात में एक बार फिर जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से अंशु अवस्थी हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ फैजान खान हैं बीएसपी की तरफ से। सरदार वीएम सिंह जुड़ेंगे मेरे साथ, किसान नेता हैं। और विजय सरदाना भी मेरे साथ जुड़ेंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और खेती को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। किसानों के मुद्दे पर अपनी अलग ही राय बेबाकी से रखते आए हैं। आप सभी का स्वागत। के शर्मा, आपसे शुरू कर रहा हूं।
कोशिश कर रहा हूं राकेश टिकैत भी थोड़ी देर जुड़ जाएं राष्ट्र की बात में। के शर्मा, शुरुआत आपसे। अखिलेश ने तो आज अन्न संकल्प ले लिया, अन्न संकल्प, किसानों का मुद्दा उठा दिया और टाइमिंग देखिए, लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन फिर से शुरू करने की बात आई और उसके अगले ही दिन आज आपने देखा अखिलेश यादव ने किसानों का मुद्दा बना दिया। आप तैयार हैं इस मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए? देखिए मानस जी, आप तो एक वरिष्ठ एंकर भी हैं, पत्रकार भी हैं। आप जानते हैं कि चुनाव जो है कई विभिन्न मुद्दों पर होते हैं, उसमें ये भी एक मुद्दा होगा उसके लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि हमने किसानों के लिए जो उत्तर प्रदेश में काम किए हैं, आज इनको संकल्प लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम तो जो काम किए हैं, जो ऋण माफी हमने किया किसानों का उत्तर प्रदेश के अंदर, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। जिस ढंग से हमने वहां खाद्यान्न खरीदी की है, गन्ना का भुगतान हमने 1,47,00,000 रुपए का किया है। तो ये सारे, यदि मैं पूरे आपको आंकड़े गिना सकता हूं, मेरे पास बहुत लंबे चौड़े आंकड़े हैं किसानों के काम के। तो जो हमने तो करके बता दिया है, आज इनको अन्न पकड़ के कसम और सौगंध खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए सौगंध खाने की जरूरत पड़ रही है मानक जी, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता उत्तर प्रदेश के जनमानस में बची ही नहीं, वरना कसम क्यों खाना पड़ता? आपकी विश्वसनीयता इतनी बनी होती। वैसे भी 5 साल पहले आपने जनता के अपना विश्वास खो दिया है, और खो दिया था तभी तो आपको हटाया, और आज भी जो है आपको कसम खा खा के कहनी पड़ रही। नहीं, अरे कसम आप तो जाइए खा रहे ना, हैं, लेकिन जनता जो के बीच घोषणा अपनी कर बात रहे हैं वो भी तो बताइए, यदि देखिए। आपको क्षमता। वो तो कह रहे हैं कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे, किसानों को ब्याज मुक्त लोन देंगे, एमएसपी देंगे। एमएसपी जिसकी डिमांड पर अभी तक आपने कोई भी बात कही नहीं है। कमेटी जरूर बनी है लेकिन कोई आश्वासन आपने नहीं दिया। वो कह रहे हैं गन्ना किसानों का 15 दिन में भुगतान करेंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, बीमा पेंशन है, शहीद किसानों के परिजनों को 25 लाख देंगे। वही सारी डिमांड्स हैं जो आपने पूरी नहीं की। तो राकेश टिकैत फिर से धरने की बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी में, और मंत्री के खिलाफ एक्शन। मानक जी आपके साथ यहाँ कोई किसान के भी प्रतिनिधि बैठे हैं, जैसा आपने अपने परिचय में बताया। मैं पूछना चाहता हूं इन्हीं प्रतिनिधियों से, जितनी बातें इन्होंने आज कही हैं, एमएसपी की डिमांड, ये आज की डिमांड है? ये तो 10 साल पहले, 15 साल पहले की डिमांड है किसानों की। तो जो भी ये है, तो आप तो थे ना 5 साल सरकार में, क्यों नहीं पूरा कर दिया उस समय? तो आज उसको रिपीट करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? इसलिए क्योंकि आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किए होते तो आज दोहराते ना कि हमने ये किया था। आज उसको जो है वादा करके आप जो है फिर से एक बार उसमें जा रहे हैं। आप वादा कर रहे हैं, और हमने तो जो किसानों के लिए किया वहां पर, चाहे फसल बीमा के माध्यम से किया है, चाहे स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड के माध्यम से किया है, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो है हमने करोड़ों रुपए, 2 करोड़ 42 लाख रुपए जो है हमने 37,000 करोड़ रुपए से अधिक, यानी 2 करोड़ 42 लाख किसानों को 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने वहां पैसे दे दिए। ओके, ऑलराइट। के शर्मा, एक सवाल और उसके बाद जा रहा हूं आगे। कर्ज माफ कर दिया। के शर्मा, योगी जी ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि अखिलेश यूपी को आग में झोंकना चाह रहे हैं? कौन सी आग की बात कर रहे हैं आप? क्या इशारा है? आप देखिए मानक जी, समझने की जरूरत है ना। आप किन लोगों को वहां अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, दे रहे हैं? जो लिस्ट, पहली लिस्ट इनकी आई थी, उसमें 10 में से 6 जो है मुस्लिम, वो भी मुस्लिम में भी कौन? मुस्लिम उम्मीदवार बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन आप उसमें हिस्ट्री सीटर, गैंग सीटर लोगों को ला रहे हैं, वही दंगा करने वालों को दे रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? फिर से यही मैसेज देना कि हम फिर आएंगे और फिर दंगा कराएंगे, फिर से हम यहां अराजकता की स्थिति पैदा करेंगे, फिर से वही गुंडागिर्दी हो रही है। तो आप जो दिखाना चाह रहे हैं, आपका जो चेहरा है वास्तविक समाजवादी पार्टी का गुंडा चेहरा, जो हिंसक चेहरा, वो जनता के सामने आ रहा है फिर से। अच्छा, तो आपने कहा मुसलमानों को टिकट देना चाहिए। प्रधान। अभी आपने कहा ना कि 10 में से 6 या कितना बताया आपने, फिर कहा नहीं देना चाहिए, देना चाहिए आपने कहा। लेकिन मैं कह रहा हूं आपने तो एक को भी नहीं दिया। अभी तक आपके जितने नाम आए हैं उनमें एक भी मुस्लिम नहीं है। आप आगे लिस्ट आएगी उसमें देखिएगा, अभी पूरी लिस्ट थोड़ी ना आई है।
इससे थोड़ी ना आप क्या, जब पूरी 403 लोगों की सीटें आ जाएंगी तब ये प्रश्न आप उठाइएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ओके, ऑल राइट। सुनील साजन, के शर्मा कह रहे हैं ये एक तो आपको ये अन्न हाथ में लेकर संकल्प लेने की जरूरत क्यों पड़ गई भाई? एमएसपी और बिजली फ्री, अगर ये सब सीरियस होते आप ये सब किसानों को देने के लिए यूपी में, तो जब पिछले 5 साल की सरकार तो आप ही की थी ना, 2017 तक 12 से, तब क्यों नहीं किया ये सब? ये तो सिर्फ चुनावी वादा हुआ ना। देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि संकल्प लेना, सौगंध लेना और कसम खाना, ये जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं, जो अपने धार्मिक पुराण पढ़ते हैं, जब चीरहरण हुआ द्रौपदी का, तो पांडवों ने भी सौगंध खाई थी, और वो सौगंध थी कि जब तक कौरवों का नाश नहीं कर देंगे। वैसी ही सौगंध माननीय अखिलेश यादव जी ने खाई है कि जिन लोगों ने किसानों के खिलाफ अन्याय किया, अत्याचार किया, जिन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई है, जब तक उनको हरा नहीं लेंगे, हटा नहीं लेंगे, तब तक चुपचाप बैठने वाले नहीं है। तो सौगंध तो ये है। अभी जब आपने के शर्मा जी से पूछा किसान क्या मुद्दा है, तो जब आप कहेंगे किसान मुद्दा तो कहेंगे ना, आप जब कहेंगे बेरोजगार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है तो ये कहेंगे ना, आप कहेंगे महंगाई मुद्दा है तो ये कहेंगे ना, आप कहेंगे भ्रष्टाचार मुद्दा है तो कहेंगे ना, आरक्षण छीन लिया आरक्षण मुद्दा है कहेंगे नहीं, महिला उत्पीड़न पे आप कहेंगे तो कहेंगे मुद्दा नहीं है। अरे महाराज, फिर मुद्दा क्या है? आप जब 2017 में आए तो आपने बेरोजगारों को कहा हम रोजगार देंगे, इसलिए वो बेरोजगार आपके साथ खड़े हो गए। आप जब सत्ता में आए उससे पहले किसानों से कहा कि हम आपकी आय 2 गुनी कर देंगे, इसलिए किसान आपके साथ खड़ा हो गया। आपने कहा सड़क गड्ढा मुक्त कर देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बोले, आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपने किया क्या? बिल्कुल उलट। गड्ढे सब अभी भी हैं, बिजली उत्पादन पे कोई काम नहीं किया, किसान की आय 2 गुनी छोड़ दीजिए, किसान से जुड़ी चीजें, डीजल महंगा। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सुनील, एक सेकंड, राकेश टिकैत भी जुड़ गए, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा एमएसपी जब पिछली सरकार की आपकी 5 साल की, आपने क्यों नहीं दिया? फ्री बिजली की आप बात कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिया? ये तो चुनावी हुआ ना, फिर वादा, चुनाव आ गया तो आपने वादा कर दिया। नहीं, हम जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। ये हम में और भाजपा में यही अंतर है। हमारा संकल्प पत्र उठा लीजिए 2012 का, और इनका उठा लीजिए 2017 का, अंतर है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, हम जो कहते हैं वही करते हैं। इसलिए जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं वो करेंगे। अगर कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री तो फ्री होगी। हमने कहा कि किसानों की बिजली मुफ्त तो मुफ्त होगी। ओके, ऑल राइट। राकेश टिकैत के पास जा रहा हूं। राकेश टिकैत के पास। टिकैत साहब सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहे हैं। ओके टिकैत साहब, पहला तो ये कि हर जगह चर्चा हो रही है, आप फिर से अपना आंदोलन शुरू करने वाले हैं और इस बार लखीमपुर खीरी में जाके आंदोलन शुरू करेंगे, धरने पर बैठेंगे। क्या प्लान है, क्या योजना है और ये जरूरत क्यों पड़ी? लखीमपुर खीरी में हम जा रहे हैं, 2-3 दिन के लिए जाएंगे। जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलेंगे, जो लोग जेलों में बंद किए हैं उनसे मिलेंगे, और जो सरकार ने, अधिकारी ने जो वादा किया था उस वादे से अभी हट रहे हैं पीछे, तो उनसे मिलेंगे हम अधिकारियों से। हाँ। क्योंकि अजय टैनी वाला मामला भी एक बड़ा मामला है, वो भी बर्खास्त नहीं हुए। ये भी था कि अपने लोग के ऊपर केस नहीं होंगे, उनमें केस भी हुए। ये सारी चीजें हैं, वकील भी हैं, अधिकारी भी है, सबसे मिलेंगे हम, और वो सारी बात फिर हम जो मोर्चा है उसमें हम बताएंगे। तो आगे का जो भी निर्णय होगा वो धरना दिया जाएगा, चुनाव के बाद दिया जाएगा, नहीं दिया जा, अधिकारी कितने संतुष्ट करते हैं, क्योंकि हम भी मिले नहीं उस दिन के बाद में, हम भी गए नहीं उन परिवारों के बीच में, हम भी एक बार जाना चाहते हैं। तो आपको पिछली बार जो आश्वासन मिले थे अभी तक आप ये कह रहे हैं वो पूरे नहीं हुए लखीमपुर खीरी में? उसमें हुए नहीं। जो घायल थे उनको मुआवजा उनको भी नहीं दिया, और जेलों में अपने लोग भी जेलों में जा रहे हैं। भाई क्यों भेज रहे हो उनको जेलों में? अब टिकैत साहब, चुनाव के बीच अगर आप इस मुद्दे को उठाएंगे और धरना प्रदर्शन आंदोलन की बात करेंगे तो आप पर आरोप लगेगा कि देखिए आप बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। नहीं, हम प्रचार के खिलाफ, हम तो अधिकारियों से मिलेंगे ना। धरने की बात आवेगी या नहीं आवेगी या क्या होगी, हमने अधिकारियों से कल भी हमारी बात हुई,
और हम जाकर हमने कहा भाई मिलेंगे हम आपसे, आप हमको संतुष्ट करवा, और हम वही बात आन के बता देंगे। धरना कोई ये नहीं कि हम जा रहे हैं तो जब तक हम धरने पर कहीं बैठे हम धरना दे रहे, हमको भी पता है कि चुनाव के बीच में उसमें नहीं धरने पे दिए जाते, उसका एक दूसरा मैसेज एक जाता है। हाँ। लेकिन हम परिवारों के बीच में जाएंगे, उनकी सुरक्षा का क्या प्रबंध है, जेल में भी अगर कोविड का वो नहीं होगा तो हम जेल में भी उन लड़कों से उनसे परिवार से मिलेंगे। तो वहां पे हालात तो ठीक नहीं है अभी वहां के। हम जा रहे, कोई ज्यादा लोग नहीं, हम हमारे साथ में जा रहे, हम 8-10 लोग होंगे जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन हम करेंगे। और हम 2 दिन रहेंगे, हम सब लोगों से मिलकर परिवार से और अधिकारी, और जो लखनऊ में भी जो अधिकारी थे, जो वहाँ के कमिश्नर थे, वहाँ के डीएम रहे, तो वो सारे उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे एक बार। ठीक है। अब टिकैत साहब, लेकिन बीजेपी वाले तो आप पर अभी से आरोप लगा रहे हैं, और एक वीडियो आपके भाई का नरेश टिकैत का वायरल हो गया जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं कि गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताओ। उससे ऐसा लगता है कि आप अखिलेश के साथ खुलकर आ गए अब। ना, हम नहीं आए भाई किसी के साथ में खुल गए, हम तो किसानों के साथ में खुल के हैं। और ये तो ये भी जा रहे थे, बीजेपी वाले भी जा रहे थे आज तो घर पे, कोई अपना सिंबल लेकर चला गया वहां, उन्होंने उस सिंबल टिकैत साहब को दे दिया वहां पे, उन्होंने उसको वापसी दे दिया कि भाई जाकर अपना चुनाव लड़ो, और सब साथी हैं। ये तो जो लोग आ रहे हैं उसे यही तो कहेंगे, जिसका जो सामान है उसी को तो देंगे, सिंबल उसको राख लेते। अगर बीजेपी वाले आए तो उनको भी आशीर्वाद देंगे टिकैत साहब? मैं कह रहा कि भाई बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, वहां तो सारे लोग आ रहे हैं वहां पे, अपना जाकर चुनाव लड़ो, हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं। हम तो अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ पे धान की पूर्वांचल में आ रहे, धान की खरीद नहीं हो पा रही, बिजली के रेट भी महंगे हैं, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। भाई गन्ना हम डाले तो हमारा भुगतान करवा दो। हमारा किसी पार्टी से नहीं है, पार्टी और सरकारों को अलग रहना पड़ेगा। जो सरकार है आज मौजूदा, और जो कोई उस पार्टी उसका समर्थन करती है, पार्टी अलग है भाई और सरकार अलग है। हमारा मुद्दा है सरकार से, हम सरकार से अपनी बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे अपनी बात सरकार? ओके, ऑल राइट। अच्छा टिकैत साहब, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पे अन्न संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सरकार आएगी तो सारी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करूंगा, 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान करूंगा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली किसानों को दूंगा, शहीद किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए दूंगा। तो सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली होगी और ब्याज मुक्त लोन दूंगा। तो मैंने अभी सुनील साजन बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, मैंने उनसे पूछा 2012 से 17 तक तो आप ही की सरकार थी, अगर आप वाकई गंभीर थे ये सब करने के लिए पहले क्यों नहीं किया? वो कह रहे हैं इस बार करके दिखाएंगे। आपको अखिलेश के इस वादे पर यकीन होता है? हमने कह रहा कि काम तो ये इन्होंने सिखाना है, जो बीजेपी के लोग हैं इन्होंने तो सिखाया सारा काम। ये बंगाल में एक मुट्ठी धान मांग रहे थे यार घर से, ये एक मुट्ठी धान का क्या कर रहे थे भाई? उन्होंने अखिलेश ने भी इन्हीं से सीख लिया, हुनर तो यही सिखा हुए ना सारे इनके, जो है ना इनका बड़ा मामला है, इनसे सीखते हैं सब आदमी। और घोषणा कर रहे, कम से कम जो दिल्ली का आंदोलन चला उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हुई कि 1 साल तक प्रेस में, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने दिखाया, और आज हर पॉलिटिकल पार्टी किसान। अच्छा, ओके, टिकैत साहब से मेरा संपर्क भी टूट गया, लेकिन बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत हमारे लिए समय निकालने के लिए। के शर्मा जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे जाऊंगा, आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दे रहा हूं। के शर्मा बोलिए, आपने मांगे नहीं मान ली, इसीलिए अब हो सकता है यह मुद्दा फिर से गर्म हो जाए। ठीक है, देखिए हर व्यक्ति को लोकतंत्र में स्वतंत्रता है मानिक जी, अपनी बात कहने का, अपना काम करने का। राकेश टिकैत जी अपना काम करें या कोई भी अपना जाकर काम करे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। निर्णय करेगी आम जनता वहां की स्थानीय, ठीक है ना, और वो परिस्थिति पे आएगी। अभी सामने चुनाव है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, उसमें क्या है। इन्हें तो जो करना है वो परोक्ष रूप से कर रहे हैं, अपरोक्ष रूप से कर रहे हैं, इसका निर्णय भी जनता करेगी। इनकी समय, इनके सारे डिमांड, जो ये बात कह रहे हैं आपके अभी जो इंटरव्यू में, इसका भी निर्णय बहुत अच्छा जनता करेगी। हमें जनता के विवेक पर पूरा भरोसा है मानिक जी, और हम उस पूरे विश्वास के साथ वहां जा रहे हैं। दूसरी बात, जो अभी मेरे समाजवादी प्रवक्ता जो मेरे मित्र कह रहे थे कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो हमने कहा वो हमने किया, तो मैं मात्र उनसे एक बात पूछता हूं
कि 2012 में आप सरकार में आ गए थे, तो 2 साल आपको पूरा मौका मिला था काम करने का। तो 2014 में ऐसा क्या हुआ कि आप साफ हो गए उत्तर प्रदेश से? फिर उसके बाद आपको पूरा 5 साल मिला। आप जो है 2017 का विधानसभा चुनाव आ गया। यदि जो कहा था वो पूरा किया होता तो क्यों जनता आपको बाहर कर देती? फिर चलिए एक बार आप वो भी मान लें, फिर 2019 आ गया। 2019 में भी आपने यही सब गाया, लेकिन फिर क्यों जनता आपको बाहर बैठा दी? और जबकि उस समय बुआ बबुआ फलाना ढमका सब आपके साथ खड़े हो गए थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि आपने इतना किया था तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय तो जनता करती है। सुनील साजन रिस्पॉन्ड करिए। के शर्मा कह रहे हैं जनता को आप पर यकीन नहीं है, इसीलिए 3-3 चुनाव हार गए आप। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में हारना जीतना ये ना हम तय करेंगे ना के शर्मा तय करेंगे। लेकिन के शर्मा जी के जो सवाल है, हम तो आपको बड़ा भाई मानते हैं, बड़ा विद्वान मानते हैं। आप बताइए, अगर अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी हार गई तो क्या मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा बीजेपी नहीं जीती क्या? तो अगर 17 में हमको हटा दिया जनता ने, क्योंकि जनता को आपने सपने बड़े दिखाए। आज की डेट पे जो आप कहते हैं वो किया, यदि ये नारा है आपका, तो इतना सा जवाब दे दीजिए। आपके माध्यम से हम सबको 15 लाख 2017 क्यों हारे? बिजली मुफ्त में दे देंगे, 2019 क्यों हारे? देंगे। तो इसका कारण क्या क्या सपने दिखाए, लेकिन आप कर क्या पाए? बता दें। सवाल ये है। बार हमको अच्छा, ओके, ऑलराइट, ओके, एक सेकंड जवाब ले रहा हूं। के शर्मा जवाब ले रहा हूं, एक सेकंड। सुनील, के शर्मा पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए ना। वो कह रहे हैं आप बता दीजिए कि आप 14 में क्यों हारे, 17 में क्यों हारे, 19 में क्यों हारे, बता दीजिए एक बार। नहीं, देखिए, जनता ने हराया तो हार गए और जनता जिताने जा रही, जीत जाए। मैंने तो पहले ही कहा कि लोकतंत्र में चुनाव में, अब सुन लीजिए महाराज, मेरा एक सवाल था, जब बीजेपी अटल जी के नेतृत्व में चुनाव हार गई तो क्या दोबारा मोदी जी के नेतृत्व में नहीं जीती क्या? या जो बीजेपी एक बार हट गई, कांग्रेस 10 साल पर 3-3 चुनाव क्यों हारी? कुछ तो आपने सोचा होगा, मंथन किया होगा। हाँ, तो मंथन किया, वही तो रिजल्ट है। अब भाई, इन लोगों ने अफवाह फैलाई कि ये यादव मुसलमान की पार्टी है, तो हमने मौर्य भी जोड़ लिया, हमने सैनी भी जोड़ लिया, हमने चौहान भी जोड़ लिया, हमने कृष्णा पटेल जी को भी जोड़ लिया, हमने राजभर जी को भी जोड़ लिया, हम सबको जोड़ रहे हैं। सुनील, इसीलिए योगी जी आरोप लगा रहे हैं कि आप तो यूपी को आग में झोंकने वाले हैं, अपराधियों को चुन चुन के टिकट दे रहे हैं, मुसलमान, और वो भी दंगा फैलाने वाले। हम यूपी को आग से निकालने जा रहे हैं, बर्बादी से निकालने जा रहे हैं, नफरत की राजनीति से निकालने जा रहे हैं, तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। आप बताइए, के शर्मा जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को जानते हैं कि नहीं? आप अगर जानते होंगे तो उत्तर प्रदेश के बहुत अच्छे, योगी जी से 100 गुना अच्छे भले नेता हैं। उनका टिकट काट के एक महिला के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने वाले को टिकट दे दिया है। तो आपका चरित्र क्या माने हम? हाथरस में दरिंदों को आप राष्ट्रभक्त बता रहे थे, उन्नाव में बेटी जलाने वालों के साथ खड़े थे, लखीमपुर में चीरहरण करने वालों के साथ खड़े थे। तो आपका चरित्र भी जनता जान चुकी है। नहीं, मतलब ये सुनिए, लेकिन ये जवाब नहीं हुआ। आप इसका मतलब ये कह रहे हैं सारी पार्टियां देती हैं इसीलिए हमने भी दे दिया। किसी भी उम्मीदवार पर अगर केस चल रहे हैं, वो अपराधी है या नहीं है, केस जेल होके आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये कह रहे हैं? नहीं, टिकट नहीं उसको है, टिकट उसकी बहन को है। भाई पहले तो उसी को था ना। भाजपा की अफवाह में फंस गए आप भी। हाँ, अच्छा, उसको टिकट कभी नहीं दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा किसी भी अपराधी को हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। हाँ, तो कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति समाजवादी पार्टी के सिंबल से नामांकन नहीं करेगा। ओके, मतलब आप कह रहे हैं नाहिद हसन को टिकट कभी दिया ही नहीं था? नहीं, उसके बदले में उनकी बहन को टिकट हो गया है। हाँ, लेकिन पहले तो दिया था ना, यही तो बात है। नहीं, हमने बदल दिया है। मात्र बहुत अच्छा प्रश्न। मेरठ का टिकट नहीं बदला। मानक जी, मुझे एक बात कहनी। हाँ, बोलिए। एक बात कहनी, बोलिए के शर्मा। मुझे ये कहना है कि यदि आपके तो यानी पार्टी में वो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपकी हिस्ट्री आपको पता नहीं थी? आपको अपने ही जिसको आप प्रत्याशी बना रहे हैं या जो आपकी पार्टी में इतना महत्वपूर्ण सदस्य है, उसके विषय में यदि अखिलेश यादव को नहीं पता है, तो इसका मतलब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की किसी के राजनीति के विषय में जीरो है। अच्छा, ये तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है।
यानी अरे हम अभी मान आप लेते हैं। जो आदमी आता अरे सुन है, लीजिए, आपका विधायक, एक मिनट अरे आपका हमारी विधायक, सुनिए। मानक जी मुझे बात पूरी करने दीजिए। हाँ, करिए। आपका विधायक है, वो आपका विधायक है, 1 साल से वो तड़ी यानी फरार है, और जैसे ही आता है उसकी गिरफ्तारी होती है। आपको यह तक नहीं पता है कि वो गैंगस्टर इतने एक्ट में फंसा हुआ है, और आप कह रहे हो कि जैसे ही हमें वो हुआ हमने उसकी टिकट बदल दी। आपने जनता के दबाव में बदली, हमारे आज तो आलोचना पर बदली, सुनील आज तो बीजेपी के एक पत्रकारों नेता के हैं, उस प्रश्न पर बदली। बीजेपी के एक नेता हैं सुनील अश्विनी उपाध्याय, इसलिए सुप्रीम मैं कोर्ट के आपको कह वकील रहा भी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी कि समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि अपराधियों को टिकट दे रही है सुप्रीम कोर्ट के इतना आदेश का बचकाना उल्लंघन। देखिए मानक जी, सुनील अब सुन साजन जी लीजिए इतना महाराज। इतना अरे सुन लीजिए मानक जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जान गई उनका सुपड़ा साफ समाजवादी पार्टी करने जा रही है। इस तरीके की अफवाहें, इस तरीके की पीआईएल और इस तरीके की वो डालेंगे। मैं एक बात कह रहा हूं, आप के शर्मा जी आपने अच्छी बात कही। आपने कहा कि हमको हमारे विधायक के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जब आपको बहुमत मिल गया तो आपने मुख्यमंत्री किसको बनाया? जिसमें दंगे के आरोप थे, जिसमें 307 का मुकदमा था, जिसमें हत्या का मुकदमा था। आपने उप मुख्यमंत्री किसको बनाया? जिसमें मुकदमा गौकशी का था, नहीं 420 का मुकदमा था। नहीं नाहिद हसन के विषय पर आप जवाब पहले दीजिए। जनता को पहले बताइए, नाहिद हसन के विषय में आपको जानकारी नहीं थी? आपको जानकारी नहीं, नाहिद हसन के विषय में आपको जानकारी नहीं थी क्या? का मुख्यमंत्री ये सफेद झूठ कैसे बोला जा सकता है? मानक जी, मैं चाहता हूं आपके दर्शक जाने क्या समाजवादी प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है? नाहिद हसन विधायक थे, गैंगस्टर है, एक्ट में उन्हें वो हुआ है, आरोपी है, और ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था। अखिलेश यादव सहजता से बोल देंगे पत्रकार सम्मेलन में कि हाँ अब हम ऐसे उसके परिवार के सदस्य को टिकट देंगे जिस पर कोई केस नहीं होगा। किसको मूर्ख समझ रहे हैं आप? अपनी संस्कृति जो है उसका आपने परिचय दिया था। आपने बताया कि हम गुंडों के साथ, हमारी पार्टी में गुंडे माफिया यही हमारे संरक्षण, जिसको हम संरक्षण देते हैं वही पार्टी है। देखिए मानक ये आपका पहला परिचय था। के शर्मा जी, आपकी बौखलाहट मैं समझ सकता हूं। जब आपके विधायक को बौखलाहट नहीं, आप कुतर्क कर रहे हैं, आप डिबेट से भाग गए, आपके पास जवाब नहीं है सुनील जी। आप विषय मत पलटिए, आप विषय मत पलटिए, आप डिबेट से भागिए मत, भागिए मत। नहीं हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि सुनील साजन जैसा व्यक्ति आज बुरी तरह फंसा हुआ है। सुनील साजन जैसा व्यक्ति आज जो है फंस चुका है डिबेट के अंदर में, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। एक करके एक सेकंड सुनील अपनी बात पूरी कर लें। क्या कह रहे हैं सुनील? जल्दी बोलिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाएं। मैं मानक जी ये कह रहा हूं, के शर्मा जी की बौखलाहट इसलिए है, इनका सांसद पीटा जा रहा है, इनके विधायक पीटे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, और ये जानते हैं कि जो भी कमल के फूल का सिंबल लेकर के आएगा, जनता इंतजार कर रही, किसान लाठी लेकर इंतजार कर रहा है, बेरोजगार नौजवान इंतजार कर रहा है, जो पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना हुआ फैजान खान और अंशु अवस्थी। पहले फैजान खान, फैजान खान, ये किसानों का मुद्दा बनेगा क्या? और ये जो योगी जी कह रहे हैं अखिलेश तो यूपी को आग में झोंकना चाह रहे हैं, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए मानक जी, बहुत अच्छी बात रही कि आपने अपने इस प्रोग्राम में राकेश टिकैत जी को भी बुला लिया ताकि के शर्मा जी को झुंझलाहट नहीं होगी। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मानक जी, आप सब ने देखा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हमने गन्ना किसान का मूल्य दोगुना किया, और ये राकेश टिकैत जी ने खुद एक कॉन्क्लेव में कहा कि सबसे ज़्यादा अगर रेट किसी में दोगुना हुआ तो आदरणीय बहन जी ने किया। ये उन्होंने खुद कहा किसानों का अगर सबसे ज्यादा अगर गन्ना किसान का मूल्य बढ़ा तो बहुजन समाज पार्टी के दौर में बढ़ा। दूसरी चीज, लखीमपुर खीरी की घटना, आपने मानक जी बहुत अच्छी बात राकेश टिकैत जी से कही कि ये चुनाव आ रहा है इसलिए आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई कार्य करना चाहती है, उसे जब चुनाव से जोड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चुनाव तो हर वक्त आता रहेगा, तो इसमें चुनाव से क्या मतलब है। लखीमपुर खीरी की घटना, मानक जी मैं आपके मन से बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, वो हिंदुस्तान के इतिहास में दूसरा जालियांवाला बाग था। वो एक छोटी घटना नहीं है, लेकिन चूंकि लखीमपुर खीरी घटना में ये अपने टैनी साहब को हटा नहीं पा रहे हैं पद से, जेल तो बहुत दूर भेजने की बात है, ये पद से नहीं हटा पा रहे। इनकी क्या मजबूरी है कि आखिर कितने बड़े माफियाओं को ये रखना चाहते हैं प्रदेश में कि ये हटा नहीं पा रहे।
दूसरा, आपने अखिलेश यादव जी के बारे में कहा माफिया की, यह बात सत्य है, पूरा प्रदेश जानता है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने एक माफिया को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जनता को धोखा देकर। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में यह क्लियर कर दिया होता कि हम तुम्हारा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का शासन आने पे योगी आदित्यनाथ जी को बनाएंगे, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त हो जाता। लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए ना, माफिया को मुख्यमंत्री बना दिया। अरे मुख्यमंत्री है, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं भाई, एक सिटिंग सीएम है, उनको माफिया ऐसे शब्दों से आप क्यों बुला रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, गलत बात। मानक जी चुने हुए नहीं है, मानक जी चुने हुए नहीं है। अरे भाई उनकी पार्टी तो जीत के आई है ना, उनकी पार्टी ने तो चुना है, मुख्यमंत्री अपॉइंट किया, उनकी पार्टी ने तो चुना है, चेहरा नहीं थे वो। लेकिन माफिया मत बोलिए, मैं तो ये कह रहा हूं माफिया क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब तो मानक जी आप मान लीजिए, अच्छा ठीक है, माफिया नहीं पर बोले हम, तो क्या आप मानक जी इस मंच पे के शर्मा जी बताएंगे कि उन्होंने अपने आपराधिक मामले मुख्यमंत्री बनने के बाद खत्म किए कि नहीं किए, और मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके ऊपर आपराधिक मामले थे कि नहीं? ओके, अंशु अवस्थी, उसके बाद के शर्मा को मौका दूंगा, फिर आ रहा हूं वीएम सिंह और विजय सरदाना आपके पास। दूसरी बात उन्होंने, हाँ अंशु अवस्थी बोलिए, अंशु अवस्थी मैं चाहता हूं दोनों मुद्दों पर बोलिएगा। समाजवादी पार्टी का देखें, वो लगातार जिस तरह से माफिया गर्दी के लोगों को टिकट दे रहा है। अंशु अवस्थी, देखिए मानक जी, उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा भी बनेगा और बेरोजगारी भी मुद्दा है और महंगाई भी मुद्दा है, क्योंकि ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हैं। एक किसान का बेटा जब अपने बच्चे को पढ़ाता है, कोचिंग कराता है, बड़ी मेहनत से धान और गेहूं जो एमएसपी पर नहीं बिक पा रहा है, तो उसको जब पैसे इकट्ठा करता है, जैसे तैसे जोड़ के जब पढ़ाता है, और वो नौजवान बेटा जब परीक्षा केंद्र पे जाता है तो पता चलता है कि आदित्यनाथ की सरकार में पेपर लीक हो चुके, तो एक आधे पेपर लीक नहीं हुए। किसान जब अपने खेत में पानी लगाता है तो उसे पता चलता है कि कांग्रेस सरकार में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $125 होने के बावजूद जो 55 रुपए लीटर डीजल मिला करता था, वो भाजपा की सरकार में 90 रुपए लीटर खरीदना पड़ रहा है। तो किसान से जुड़े ये तीनों मुद्दे हैं, बेरोजगारी भी जुड़ा हुआ है, महंगाई भी जुड़ा हुआ है, और किसानों के जो अपने मुद्दे हैं जो सीधे कृषि से जुड़े हैं वो भी मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी है, प्रियंका गांधी जी ने लड़ाई लड़ी है, और जिस तरीके का चरित्र भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में किसान आंदोलन में दिखाया, पहले उन देश के अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, और उसके बाद उन 3 कानूनों को वापस लिया, माफी मांगी। लेकिन जो 750 किसानों की जान चली गई उसका क्या होगा? जिन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए आखिर वो क्यों नहीं? और अजय मिश्रा टेली को जिस तरीके से भाजपा बचा रही है, ये देश का अन्नदाता देख रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। ये कहते थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अंशु अवस्थी, लेकिन ये मुद्दा तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने उठा लिया है। ऐसे में कांग्रेस और बीएसपी अगर आवाज उठा भी रहे हैं, लगता तो ये है क्योंकि मुख्य मुकाबला तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। अन्न संकल्प ले लिया आज अखिलेश यादव ने, अन्न संकल्प। ये आपका विश्लेषण है, ठीक है, आपके विश्लेषण का सम्मान है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 तक कहते थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आज उनके नेता किसी मंच से नहीं कहते। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं अखिलेश ने जो अन्न संकल्प लिया है, 2022 आ चुका, अखिलेश का अन्न संकल्प आपने देखा? एमएसपी भी देंगे, फ्री बिजली भी देंगे, गन्ना किसानों का 15 दिन में भुगतान करेंगे। आपकी भी सरकार थी, इसीलिए सवाल आप पर भी है कि आपने नहीं किया, केंद्र में सरकार में रहते हुए आपने नहीं किया। अखिलेश कह रहे हैं मैं करके दिखाऊंगा। आप ही के मंच पर राकेश टिकैत जी ने भी ये बात कही थी, चूंकि वो किसान नेता हैं, वो सच बोलते हैं कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी ने कुछ किया है, पहली पंचवर्षीय योजना से लगाकर जो कृषि पर आधारित थी, प्राथमिकता में था कृषि, 1 करोड़ टन उत्पादन होता था, जो आज बढ़कर आप देखिए कि 150 करोड़ टन हो चुका है। तो कांग्रेस की देन है। 72,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया, लेकिन हमने जुमलेबाजी नहीं की। प्रधानमंत्री ने 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कई मंचों से कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे। सरकार बनने के बाद 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए माफ हुए। हाँ, इवेंट में जरूर करोड़ों रुपए खर्च हुए। अच्छा, 150 करोड़ ओके अंशु, एक चीज और चाह रहा हूं बस आपसे, उसके बाद विजय सरदाना और वीएम सिंह के पास मुझे जाना है। एक चीज और चाह रहा हूं अंशु, ये जो के आरोप लगा रहे थे। ओके अंशु अवस्थी, आपने ऐसी कौन सी नीति बनाई
कि जो कृषि विकास दर 4.3% थी वो घटकर 2% रह गई। ओके, अंशु ये अवस्थी, चाहे जो बातें करें। अच्छा रिजर्व सुनिए ना, बैंक ऑफ अरे इंडिया मैं ये चाह रहा हूं जरा इस मुद्दे पर भी कह दीजिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी को आग में झोंक रहे हैं अखिलेश, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। के शर्मा ने गिनवा दिया अभी, वो कह रहे हैं नाहिद हसन का कोई जवाब ही नहीं है समाजवादी पार्टी के पास, 1 साल से फरार था, उसको टिकट दे दिया। मुझसे पूछ रहे मानक जी? जी हाँ, आपसे। देखिए, अब आदित्यनाथ जी ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 साल उन्होंने सिर्फ एक काम किया, एक मेहनत की है। जितने भाजपा के नेता थे उनके मुकदमे हटाए और अपने ऊपर से भी हटाया उन्होंने। तो अब वो ये बात कह सकते हैं क्योंकि सारे मुकदमे उन्होंने हटा लिए, यहां तक कि बलात्कारियों की भी मुकदमे हटाए हैं। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट सामने है, के शर्मा जी को उस पर भी बोलना चाहिए कि सबसे ज्यादा बलात्कारी, आपराधिक और जघन्य अपराधों की प्रवृत्ति के लोग। अब मुझे के शर्मा को मौका देना पड़ेगा क्योंकि अंशु अवस्थी भी ऐसा लग रहा है, हालांकि फैजान खान ने समाजवादी पार्टी की आलोचना की इस मुद्दे पर, अंशु अवस्थी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी अपनी गिरबान में झांके पहले। के शर्मा बोलिए, फिर आ रहा हूं विजय सरदाना, वीएम सिंह। नहीं, कांग्रेस क्या बोलेगी? कांग्रेस के पास है क्या वहां पर जो बोलेगी? उसको तो वो पीछे से ही पिछलग्गू है समाजवादी की, तो इसलिए कोई विशेष बात नहीं। लेकिन मैं योगी जी, माननीय योगी जी के ऊपर जो बार बार बात कही जा रही है, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं जनता को। मानक जी, योगी जी पर केस लगे थे 2006 में, 7 में, 8 में। उस दौरान वहां पर मायावती जी की सरकार थी। इसके बाद वहां समाजवादी पार्टी की सरकार आई। बहुत समय था, 8-10 साल इनके पास थे। यदि कुछ उनके ऊपर आप कर सकते थे, यदि कुछ आपकी सत्यता होती तो आप कार्रवाई कर लेते, चार्जशीट फेस करते, जेल में डाल लेते, सजा कराते उनको। कोर्ट में तीनों केस खारिज हुए हैं। ये झूठ बोलना और ये जो है ये बनना, तो क्या कर रहे थे? हाथ में हाथ बांध कर बैठे थे या उनके प्रति आपकी सहानुभूति आ गई थी? तो ये बात कहना, ये झूठ बोलना बंद करें। दूसरी बात मैं फैजान साहब को बताना चाहता हूं, ये मुख्तार अंसारी हो, गायत्री प्रजापति हो, ये सपा बसपा, ये सब तो ख्याति प्राप्त लोग हैं, ये सब तो ख्याति प्राप्त माफिया हैं। ये किनके संरक्षण में पले बढ़े वहां पर? तो आप भी कम नहीं हैं। और आप तो कम से कम मायावती जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको तो ये बात कहनी ही नहीं चाहिए। आपकी मायावती जो नेता हैं, उन पर हत्या का प्रयास किसने किया था? यही समाजवादी पार्टी ने किया था ना। और कितने बड़े आप अवसरवादी हैं कि जिस पर आप चिल्लाते रहे 10 साल तक, मायावती जी घूम घूम के जो है जनता के बीच बोलती रही, उसी से जाके आपने हाथ मिला लिया 2019 में। कितने बड़े अवसरवादी हैं आप? इसका मतलब आप ये है, इसका मतलब कि आप जो भी इस मामले में बोलते हैं झूठ बोलते हैं। मुझे बताइए, मुख्तार अंसारी को किसने संरक्षण दिया? को कहते हैं मुख्तार अंसारी को किसने संरक्षण दिया? पुलिस द्वारा किसने उसको पाला पड़ता? किसने उसको इतनी अवैध संपत्ति जमा करने दी? तो आप तो सबसे बड़े संरक्षण। और मायावती जी, यदि मायावती की सरकार यदि केवल एक काम से जानी जाती है, तो मैं आज बता दूं मानक जी इनको बहुत स्पष्टता के साथ कि मायावती जी सिर्फ आप बताइए, के शर्मा जी ये बताइए, धनंजय सिंह को एक फूलों की जोड़ी है, नोटों की मोटी मोटी माला पहनने के लिए, ये बहन जी अपना जो है मूर्ति पार्क में मूर्तियां लगवाने के लिए, धर्म तुष्टिकरण माफिया करती और सब जानता है कि टिकट कहां बिकता है, पार्टी के लोग और टिकट कौन बेचता है। केवल तीन ही विषय है, इसी से परिचय, बाकी कुछ बच्चा जानता है। तो इसलिए मैं आपको कह दूं कि कम से कम आप शर्मा जी भी बोले तो बड़ी तकलीफ होती है। सिवाय जातिवाद, तो इसलिए फैजान साहब थोड़ा अध्ययन। ओके, ऑल राइट, वीएम सिंह और विजय सरदाना को लाइए। वीएम सिंह, सरदार वीएम सिंह जी, आपने राकेश टिकैत को भी सुना होगा। आपको भी ऐसा लगता है कि अगर चुनाव के दौरान यह आंदोलन धरना फिर से शुरू हुआ तो आरोप लगेंगे कि चुनाव में एक पक्ष को, यानी कि विपक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है? वीएम सिंह, यूनियन के पास कभी कुछ था, अभी पीछे 3 महीनों से गन्ना के लिए पलिया में 80 दिन का आंदोलन था, गोला में 40 दिन का आंदोलन था, खमारखेड़ा में 15 दिन का आंदोलन था, मकसूदापुर में 20 दिन का आंदोलन था, कोई नहीं गया उनमें से। अब वो सब सॉर्ट आउट हो रहा है, आप वहां बेफिक्र रहिए, वहां की जो जनता है वो अपने आप संभाल लेगी। मैं आपसे केवल बात करना चाह रहा हूं अभी कि आपका जो मुद्दा है किसानों की, अगर बात करते करते पूरा पॉलिटिकल हो गया है पूरा का पूरा। अब बात केवल इतनी आती है, जहां तक किसानों की बात आती है कि आज अखिलेश ने अन्न उठा के कहा है कि मैं ये काम करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं
और भाजपा से भी पूछना चाहता हूं, 3 मुद्दों पे बात करना चाहता हूं, केवल गन्ने पे, लैंड एक्विजिशन पे और एमएसपी पे। इन दोनों का जो है, जो लीडिंग पार्टीज है, दोनों के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको। पहली चीज तो यह है, अखिलेश बाबू भूल गए हैं कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के तहत 2000 करोड़ रुपया जो गन्ना किसानों को ब्याज मिलना था 2012, 13, 13, 14, 14, 15 का, वो माफ कर दिया था। उसको जब हम चले गए हाईकोर्ट के अंदर और मंत्रिमंडल के फैसले को खारिज करा दिया, तो मोदी जी ने सोचा लोहा गर्म है। उस समय योगी जी नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी, 14 दिन में पेमेंट करेंगे, वरना हम 15% ब्याज देंगे। आज 5 साल हो गए हैं, कोर्ट के अंदर अवमानना पे अवमानना के आदेश आ रहे हैं। अभी भी 9 दिसंबर को कोर्ट ने कहा कि 7 जनवरी से पहले पूरा पैसा किसानों को ब्याज दो, क्योंकि अगर ब्याज नहीं मिलेगा तो 70 साल से चल रहा है धरने का मामला और 15% ब्याज मिल जाएगा। इनको लोन मिलता है 8% पे, 7% पे, मिलों को एक दिन भी धरना नहीं देना पड़ेगा। इन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। अब रही बात गन्ने के रेट की, गन्ने का रेट ना उनने बढ़ाया ना इनने बढ़ाया। ये दोनों के अंदर आपको याद होगा 2013-14 में के शर्मा जी, आपको भी ये मालूम होना चाहिए था या मालूम होगा कि जब इन्होंने, अखिलेश सरकार ने मिले चालू नहीं की, 78 शुगर मिल्स में लॉकआउट हो गया था कि हम पेरेंगे नहीं गन्ना। उस समय मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो गन्ने की पेराई चालू हुई। इन्होंने क्या किया, 280 का रेट कम करके 260 और 20 कर दिया। अगले साल 240 और 40 कर दिया। ये, और बीजेपी कम नहीं है इसमें। जिस आदेश के तहत 1978 के टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट एक्ट के तहत मैं कोर्ट गया था, कोर्ट ने आदेश दिया था, बीजेपी ने 2015 में उसी को रिपील कर दिया, खत्म कर दिया कि वीएम सिंह अब तुम कहां से जाओगे, मिल मालिकों के खिलाफ कैसे करोगे तुम। ये बराबर की बात है। और जहां पर कह रहे थे हमने पेमेंट कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया। सुरेश राणा जी गन्ना मंत्री हैं, आज थाना भवन से लड़ रहे हैं। थाना भवन में पिछले साल का 120 करोड़ रुपए बकाया था एक हफ्ता पहले, और आज की तारीख में 105 करोड़ रुपया पिछले साल का बकाया है। क्या बात कर रहे हैं ओके, ऑल राइट। और 1,47,00,000 की बात, विजय सरदाना, 1,47,000 करोड़ की बात करते हैं। ठीक है विजय सरदाना। अरे गन्ना ही पेरा, पिछले साल गन्ना ही पेरा 33,025 करोड़ का। झूठ बोलने की भी हद होती है कोई। अब आप कहते हैं हम जब से आए तब से हमने बता दिया। अरे मैं मानक जी आपसे पूछता हूं, सुबह कितनी रोटी खाई दोपहर में आपने? आप कहोगे 3 खाई 4 खाई। आप ये थोड़ा ना कहोगे जब से मैं पैदा हुआ तब से मैंने 12,912 रोटी खाई है। ये थोड़ा ना कहोगे आप। ये सब चीजें बेकार हैं। अब बात कर ले केवल लैंड एक्विजिशन की। जिनके पास जमीन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश रोहिलखंड में गन्ना लगाते हैं, और जिनके पास जमीन नहीं है लैंड एक्विजिशन में फंसे हुए हैं। आज मध्य गंगा नहर का मामला, मध्य गंगा नहर। ओके वीएम सिंह जी एक सेकंड वीएम सिंह सर एक सेकंड रुकिएगा क्योंकि विजय सरदाना भी हैं, उनको भी मौका देना है मुझे। विजय सरदाना, ये आपको लग रहा है मौके पर चौका अखिलेश ने लगाया है? क्योंकि कल परसों में ही राकेश टिकैत ने कहा था कि लखीमपुर जाएंगे और फिर वहां जाकर बात करेंगे और धरना हो सकता है हमें फिर से शुरू करना पड़े, और आज ही अखिलेश यादव ने अन्न संकल्प ले लिया। आपको क्या लग रहा है विजय सरदाना? मानक जी, इस देश में इस समय परीक्षा नेताओं की और राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, वोटर्स की है। क्योंकि ये जुमले इस तरह के हम पिछले 25, 30, 40 साल से देख रहे हैं, और किसान वहीं का वहीं है। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं थी। सबने सत्ता का स्वाद रखा है। सबको पता है कि जनता को कैसे लुभाना है। और एक ही चीज आप देखेंगे, फ्री बांटो। किसी के पास डेवलपमेंट प्लान नहीं है। कोई ये नहीं बता रहा कि ये जो चंदा बांटा जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है, इसका पैसा कहां से आएगा। मैं आपके सामने यूपी के कुछ आंकड़े रखता हूं। यूपी का टोटल बजट है, मेरे को आधा मिनट दीजिएगा ताकि जनता, यूपी की जनता सोचे इस बात को कि उनके साथ धोखा तो नहीं हो रहा है इस चुनाव में। यूपी का बजट है 5,50,000 करोड़, जो आपका सरकारी खर्चा करती है। आपका रेवेन्यू कलेक्शन है 4,20,000 करोड़, और यूपी के ऊपर जो ब्याज है, ब्याज जिसको हम डेफिसिट बोलते हैं या उधार लेके सरकार चलती है, वो करीब 90,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी
यूपी सरकार के ऊपर कर्जा है जो 4.2% है। आपके एफएमसी बिल से जो फिस्कल मैनेजमेंट बिल है उसका लिमिट होता है 3%। आप और उधार लेके ब्याज नहीं दे सकते कानूनी रूप से, पहली बात। अब आती है दूसरी बात कि आप कह रहे हैं हम बिजली फ्री देंगे, आप कह रहे हैं हम ये भी फ्री देंगे, वो भी फ्री देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि वो पैसा कहां से आएगा। अगर आप ये सब चीजें जोड़ ले, आज भी बिजली का 10,150 करोड़ रुपए पावर सब्सिडी यूपी में है, टोटल बिल है 27,000 करोड़ का। तो अगर आप इसको डबल भी कर देते हैं तो आपको 20,000 करोड़ रुपए चाहिए सब्सिडी के लिए, आपके पास पैसा नहीं है। आपने जितनी बाकी घोषणाएं करी हैं उस पे आपके प्रॉब्लम है, और आपका जो स्टेट रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दे नहीं सकती, उन्होंने अपनी लिमिट पूरी कर दी। अब स्टेट को रेवेन्यू जनरेट करना है, स्टेट को जो रेवेन्यू जनरेट करना है उसका एक ही तरीका है कि आपको जितने आप लॉलीपॉप प्रॉमिस कर रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, आपको कम से कम 50% अपना टैक्स बढ़ाना होगा। ये टैक्स किसकी जेब से जाएगा? जनता की जेब से जाएगा। रही बात चीनी की, आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी का भाव है 27 रुपए 50 पैसे। यूरोप इस रेट पे खरीद रहा है, बनाने की कॉस्ट नहीं दे रहा हूं, खरीदने की कॉस्ट दे रहा हूं। मतलब रेडी प्रोडक्ट 27 रुपए 50 पैसे में बाजार में मिल रहा है। आपका रॉ मटेरियल प्राइस 31 रुपए 50 पैसे है, उस पे घिसाई पिराई सब जोड़ लोगे 50 रुपए चीनी पड़ेगी आपको यूपी में। 50 रुपए की चीनी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 27 रुपए की चीनी, आप कितना कस्टम ड्यूटी लगाओगे? ऑलरेडी आप WTO में आपके खिलाफ सारे देश जा चुके हैं गन्ने के ऊपर सब्सिडी को लेके। तो मुझे कम से कम ये जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज जो फ्री लॉलीपॉप बांटने की कोशिश कर रही हैं, जनता को ये तो बताएं कि कब तक धोखा दोगे। बोलिए सुनील साजन, बोलिए। ये तो बता दो सुनील साजन, बोलिए। गुणा भाग किया है या ऐसे ही बस चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने केजरीवाल का मुद्दा चुरा लिया वहां से, फ्री बिजली वाला, और यहां से MSP देख लिया कि 1 साल से डिमांड हो रही है, ये भी वादा कर दो, बाद में जीत के अगर जीत गए तो देखा जाएगा। देखिए, मैं विजय सरदाना जी को सुन रहा था मानक जी, और जो आपने कहा कि हमने कहीं से चुरा लिया, कहीं से हमने महसूस किया कि ये मुद्दा है, तो पॉलिटिकल लोग महसूस तो करते ही हैं कि क्या है, और जो महसूस करते हैं कि जनता को क्या चाहिए, हम उस पर काम करते हैं। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने 20 लाख लैपटॉप मुफ्त में दिए हैं। आप विजय सरदाना जी कहेंगे बजट कहां से आया था, वो हम बताएंगे, लेकिन हमने कन्या विद्याधन दिया है, हमने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी है, हमने लोहिया आवास दिए हैं, जनेश्वर गांव दिए हैं। हाँ, हमारी प्राथमिकता में गरीब है, हमारी प्राथमिकता में नौजवान है, हमारी प्राथमिकता में किसान है। ये विजय सरदाना जी सही कह रहे हैं कि भाई टैक्स बढ़ेगा, लेकिन जो सरकार होती है वो प्राथमिकता तय करती है कि प्राथमिकता में अगर दवाई है तो हम कहीं टैक्स लेंगे, लेकिन हम लोगों को इलाज देंगे। तड़पते हुए आदमी से नहीं कहेंगे तुमने टैक्स नहीं दिया है, हम तुम्हें दवा नहीं दे सकते हैं। ये हमारी सरकार की नीति नहीं है। जो नौजवान पढ़ना चाहता है, आज ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, लैपटॉप गरीब का बच्चा नहीं ले सकता, मजदूर का बच्चा नहीं ले सकता है, हमारी प्राथमिकता पे वो रहेगा। कहीं टैक्स लगेगा तो देखेंगे। ओके, के शर्मा जी, के शर्मा रिस्पॉन्ड करिए। सुनील साजन कह रहे हैं हमने डिसाइड कर लिया, देंगे तो देंगे, टैक्स बढ़ाना भी पड़ा, कहीं से भी लाएंगे पैसा, लेकिन जो मुद्दे हैं किसानों के, गरीबों के, वो पूरे करेंगे। आज का अन्न संकल्प जरूर पूरा होगा। देखिए उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि जो 5 साल में जो इनका भंडार खाली हुआ, भ्रष्टाचार नहीं कर पाए हैं, जो सिपाही में महोत्सव नेताजी के जन्मदिन का नहीं मना है, जो गुंडा टैक्स वसूली नहीं हुआ है, ये उसके लिए इंतजार में लगे हैं कि कैसे हम लूट करेंगे वहां पर। क्योंकि आप 5 साल से देखिए, आप सिपाही में नेताजी तो अभी भी हैं, मैं अच्छा हो कि वो दीर्घायु हो। 5 साल से पहले इनके वहां बहुत बड़े बड़े महोत्सव मनते थे, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते थे, क्योंकि वो गुंडा टैक्स वसूली होती थी। सरकार चली गई, गुंडा टैक्स बंद हो गया, वसूल सकते नहीं थे, माफियाओं पे हमने नकेल कस दिया, तो उस दिन से जो है नेताजी का जन्मदिन बंद हो गया। अब वहां सिपाही में महोत्सव नहीं मनता। तो ये इनका जो गुंडा टैक्स का जो एक बहुत बड़ा मॉडल था, वो हमने ध्वस्त कर दिया है। अब रही बात ये दूसरी, जो ये कह रहे हैं कि हमने ये बांटे वो बांटे ये बांटे। मानक जी,
आपको जानकारी होगी निश्चित तौर से कि हमारी एक योजना चलती है। योजना क्या, हमारा एक कार्यक्रम चलता है। हम लाभार्थी जो होते हैं उनका भी हम सम्मेलन करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, आपने देखा होगा कई बार वो वीडियो उसमें। तो लाभार्थी जो होते हैं उनका हम सम्मेलन करके उनसे, हमारे लोग कार्यकर्ता भी जाते हैं घर घर और पूछते हैं कि इस चीज का आपको लाभ मिला या नहीं, इस योजना का मिला कि नहीं, आपके यहाँ शौचालय बना कि नहीं, आपको मुफ्त में मकान मिला या नहीं, आपको जो उसके योग्य है। हम वो अभी कर रहे हैं। एक ऐसा कार्यक्रम आप बता दीजिए, यदि आपने किसी को लाभ पहुंचाया और उससे आप यदि ऐसे जो है आप 500 नाम निकाल के बता दीजिए कि इन 500 लोगों को हमने लाभ पहुंचाया। हम तो बाकायदा लोगों के सामने जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो है करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय बनाए, हमने करोड़ों लोगों के घरों में नल से जल पहुंचाया, हमने करोड़ों 42 लाख लोगों के हमको मकान दिया। नहीं के शर्मा, नहीं, आपने अभी सुना, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि आप सुनिए ना, आप कह रहे हैं लाभार्थियों का आप बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं। अभी राकेश टिकैत यही तो कह रहे थे, अखिलेश यादव ने भी सीख लिया है, इसीलिए वो भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, अन्न संकल्प, मीडिया इवेंट बड़ा बड़ा। हर दिन देखा आपने पिछले 5-7 दिनों में क्या हो रहा है, आपकी पार्टी के जो नेता आए हर दिन उसका बड़ा बड़ा इवेंट इसीलिए किया गया। आपको टक्कर दे रहे हैं मीडिया में भी, वो इवेंट मैनेजमेंट में भी। मानक जी, दो चीज समझने कीजिए, ये इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जो लाभ प्राप्त जिनको मिला है लाभ, हम उससे जाकर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आत्मबल है ना जनता के बीच जाकर बात करने का कि आपको हमने ये मकान मिला या नहीं मिला सरकार। तो आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने एक भी आदमी को कोई फायदा नहीं पहुंचाया अपनी सरकार में, अखिलेश सरकार ने, आप कह रहे हैं एक भी आदमी को कोई फायदा नहीं पहुंचाया, जितनी भी योजनाएं उन्होंने चलाई किसी आदमी को कोई फायदा नहीं मिला, आप ये कह रहे हैं? नहीं मानक जी, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपने ईमानदारी से योजनाओं को लागू किया होता तो जनता से आप अपील करते ना कि हमने ये किया, हमने 2014 के बाद जो काम किया। अरे खूब तो अपील की थी, अपील किया ना, आप भूल गए 2017 का चुनाव। काम बोलता है, पूरा चुनाव अखिलेश ने इसी पे लड़ा था, हार गए वो अलग बात है, लेकिन तो इन्होंने नहीं, लेकिन मुद्दा उन्होंने काम का ही बनाया था। ये मत कहिए कि इन्होंने अपना जो काम किया उस पर वोट नहीं मांगा। अंशु अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं, अंशु बोलिए जल्दी से। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम सम्मेलन करते हैं, ये सही कह रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का 79% बजट, 79% सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग, बैनर, प्रचार और इवेंट में खर्चा किया गया। तो ये सही बात है। ये 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए किसानों का माफ करते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ टेंट, तंबू, कनात लगाते हैं। हम तो अनुरोध करते हैं के शर्मा जी, मेरी बात हो जाए। मैंने आपको बहुत सम्मान से सुना, विद्वान प्रवक्ता है, सुन लीजिए मेरी बात। हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र लाए। आपने छत्तीसगढ़ में बात किसानों को कर्ज, आप अभी तक पंजाब में नहीं कर पाए। आप अभी जब अमरिंदर सिंह के सामने क्या प्रश्न उठाया? तू मैं अच्छी बात नहीं, क्या प्रश्न उठाया? विद्वान प्रवक्ता है, बात नहीं, तू नहीं, आप यहाँ पर अपने राज्य का बता दो ना पहले। आपने राजस्थान में जो घोषणा की, बेरोजगारों को भत्ता दिया, बेरोजगारों को भत्ता दिया। ओके, टाइम खत्म हो गया मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। अभी तो चुनाव में और भी समय, फिर मौका दूंगा, दोबारा ये मुद्दा जरूर उठेगा। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए, सरदार वीएम सिंह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, विजय सरदाना, फैजान खान, अंशु अवस्थी, सुनील साजन, के शर्मा, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।